नमस्कार। सोचिए अगर बचपन में पैसे को लेकर दो एकदम अलग अलग सलाहें मिली होती। एक तरफ से आवाज आती नौकरी करो और दूसरी तरफ से मालिक बनो। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के इन्हीं दमदार सबकों की गहराई में उतरेंगे। और किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यहीं से शुरू होता है। ये एक ऐसा नियम है जो हमारी पारंपरिक सोच को कह सकते हैं कि पूरी तरह से चुनौती देता है और हमें ये सिखाता है कि अमीर लोग असल में पैसे को किस नजरिए से देखते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो नींव है वो दो पिताओं पर टिकी है। एक तरफ थे लेखक के अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पैसे को लेकर तो इनकी सलाह एकदम एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी। पुअर डैड जो कि खुद बहुत पढ़े लिखे थे हमेशा कहते बेटा खूब पढ़ो, एक अच्छी नौकरी पाओ। और वहीं रिच डैड सिखाते थे कि नहीं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। और सच कहूं तो यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी किताब का सार है। रिच डैड का मानना था कि ज्यादातर लोग जाने अनजाने में आर्थिक रूप से एक जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया, चूहा दौड़। सोचिए, एक ऐसा चक्कर जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि ये दौड़ चलती कैसे है। इसे चलाती हैं दो बहुत ही शक्तिशाली भावनाएं, डर और लालच। एक तरफ बिल न चुका पाने का डर हमसे खूब मेहनत करवाता है, और फिर जैसे ही हाथ में तनख्वाह आती है एक बेहतर जिंदगी का लालच हमें सब कुछ खर्च करने पर मजबूर कर देता है। रिच डैड ने इसे समझाने के लिए एक गधे और गाजर की कहानी का इस्तेमाल किया। सोचकर देखिए, एक गधा जिसके सामने एक गाजर लटकी हुई है, वो बस उस गाजर के पीछे भागता रहता है जो हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहती है। ठीक वैसे ही लोग अपनी अगली तनख्वाह के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और बस ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। डर की वजह से मेहनत करो और लालच की वजह से खर्च कर दो। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी बस पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं, जबकि उन्हें सीखना ये चाहिए था कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रिच डैड के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ एक बहुत ही सरल नियम को समझने में छिपा है, और वो नियम है संपत्ति और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझना। चलिए इसे बिल्कुल सीधी भाषा में समझते हैं। संपत्ति, या जिसे हम एसेट कहते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए एक घर है जिसे किराए पर दिया हुआ है, तो उससे हर महीने पैसा आ रहा है ना? और इसके ठीक उल्टा है जिम्मेदारी, यानी लायबिलिटी। ये वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। सबसे अच्छा उदाहरण है एक कार। उस पर पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, पैसा लगातार जेब से जाता रहता है। अब अमीर लोग क्या करते हैं? उनका पूरा का पूरा ध्यान बस ऐसी संपत्तियां बनाने पर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो संपत्तियां होती हैं ना, ये उनके लिए तब भी पैसा कमाती हैं जब वो सो रहे होते हैं। और असल में यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी कमाई को सीधे खर्चों और जिम्मेदारियों पर लगा देते हैं, लेकिन अमीर लोग वो अपनी संपत्ति से हुई कमाई को वापस नई संपत्तियां खरीदने में लगा देते हैं। और इससे होता ये है कि उनका पैसा अपने आप और पैसा बनाता जाता है। और अब आता है वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या वो घर जिसमें हम रहते हैं हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है? ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो जवाब हाँ ही मिलेगा, लेकिन रिच डैड की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग थी। रिच डैड का कहना था कि जिस घर में हम रहते हैं वो एक जिम्मेदारी है, संपत्ति नहीं। और इसका कारण भी बड़ा सीधा है। क्यों? क्योंकि वो घर हमारी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है। ठीक है, तो एक बार जब कोई संपत्ति और जिम्मेदारी का ये फर्क समझ लेता है तो फिर आता है अगला लेवल, पैसा बनाना। और यहाँ बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है नए वित्तीय मौकों को देखने की और असल में पैसा ईजाद करने की। इसे समझने के लिए एक छोटा सा सवाल है, मैकडॉनल्ड्स किस बिजनेस में है? हम में से ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे, हैमबर्गर। लेकिन जब यही सवाल उनके संस्थापक रे क्रोक से पूछा गया
तो उनका जवाब कुछ और ही था। उनका जवाब था, मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट है। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स की असली कमाई बर्गर बेचने से नहीं, बल्कि हर फ्रैंचाइजी के नीचे की कीमती जमीन से होती है। अब ये एक ऐसा मौका था जिसे सिर्फ एक प्रशिक्षित दिमाग ही देख सकता था। कमाल की बात है कि कियोसाकी ने ये सबक बहुत पहले, सिर्फ 9 साल की उम्र में ही सीख लिया था। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर पुरानी कॉमिक्स की एक लाइब्रेरी शुरू कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? बिना खुद काम किए उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये उनकी पहली संपत्ति थी और इसी ने उन्हें सिखाया कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है। तो किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति कोई जमीन या सोना नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो क्रिएटिविटी है, हिम्मत है और मुश्किलों का हल निकालने की कला है। हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं, बस वही हमारी आर्थिक सफलता तय करता है। रिच डैड के हिसाब से एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 खास स्किल्स चाहिए। नंबर 1, उन मौकों को ढूंढना जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 2, उन मौकों के लिए पैसा जुटाना। और नंबर 3, अपने से भी ज्यादा स्मार्ट लोगों को अपने साथ काम करने के लिए तैयार करना। ये हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का खेल है। तो सवाल है, ये स्किल्स सीखी कैसे जाएं? सलाह बहुत सीधी है, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी चुननी चाहिए जो नए स्किल्स सिखाए। कियोसाकी ने खुद सेल्स सीखी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बेचने की कला के बिना दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी फेल हो सकता है। तो अंत में ये एक ही सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहना है, या फिर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है? चुनाव इस बात का है कि डर और लालच के चक्र में फंसे रहा जाए या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए अपनी किस्मत खुद बनाई जाए।